Hello student, today we are studying about the optical isomerism ना। तो पर्टिकुलर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन द सेंस पर्टिकुलर कोई भी कंपाउंड है वो कैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा, उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके विषय में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ने से पहले हम लोगों को ये जानना है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको हम लोग शॉर्ट में पीपीएल बोलते हैं, पीपीएल। ठीक है। अब देखिए उसमें जैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का केस यही होता है कि पर्टिकुलर कोई कंपाउंड का सोल्यूशन है, कोई कंपाउंड का सोल्यूशन है, उस पर हम जो है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करते हैं, ये प्लेन पोलराइज्ड पास करते हैं। और जब पास करते हैं तो ये प्लेन पोलराइज्ड पीपीएल जो होता है पर्टिकुलर इस सोल्यूशन के रेफरेंस में तीन कंडीशन शो करता है। एक तो ये होता है कि इट्स मे बी पॉसिबल कि वो सीधे सीधे निकल जाए, पहला केस इट्स मे बी पॉसिबल कि वो सीधे सीधे निकल जाए। दूसरा केस हो सकता है कि वो लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करे। तीसरा केस ये है कि वो राइट साइड रोटेट करे। तो ये जो कंडीशन बनती है तीनों की, अगर ये सीधे सीधे निकल जाता है तो ये तो इसका मतलब कि जो सोल्यूशन है उस पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट का कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर लेफ्ट रोटेट करा, राइट रोटेट करा, इसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होगा इस सोल्यूशन का, उसके अकॉर्डिंग ये रोटेट हो रहा है। लेकिन उसको ये सब पूरा डिटेल में पढ़ने से पहले हम लोगों को ये जानना है कि पहले प्लेन पोलराइज्ड लाइट है क्या। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर हम ये कह सकते हैं कि सिंगल वेवलेंथ, सिंगल वेवलेंथ का लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट। और मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब है कि जैसे होता है कि पर्टिकुलर कोई भी हम लाइट लेते हैं, वो जब मूव करता है तो वो सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा होता है, सभी वाइब्रेशन में डायरेक्ट वाइब्रेट कर रहा होता है। जैसे मान लीजिए सपोज के लिए हमारा सोर्स है, यहाँ से लाइट रिलीज हो रही है। जब यहाँ से लाइट रिलीज हो रही है तो हम कह रहे हैं कि जो लाइट होती है वो सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है। तो सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट इन द सेंस वेवलेट्स जो निकलेगा वो इस डायरेक्शन में भी होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा, सभी डायरेक्शन में इसके वेवलेट्स निकल रहे होंगे। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में मतलब सभी डायरेक्शन में आपका जो निकल रहा होगा। ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो सोर्स से लाइट रिलीज हो रही है, ये जो वेवलेट्स हैं पूरे लाइट का सोर्स है, इसको हम लोग पास करते हैं पोलराइजर से, पोलराइजर से पास करते हैं। यहाँ पे हमारा जो है ये पोलराइजर है जिसे हम बोलते हैं पोलराइजर। पोलराइजर पोलराइजर जो होता है वो निकोल प्रिज्म का बना होता है, निकोल प्रिज्म, जिसे हम बोलते हैं निकोल प्रिज्म भी बोलते हैं प्रिज्म। और ये हमारा किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है। ये कभी कभी जो पूछता है कि व्हाट इज बाय विच केमिकल्स निकोल प्रिज्म इज फॉर्म, तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है निकोल प्रिज्म, और ये पोलराइजर की तरह वर्क करता है। पोलराइजर की तरह वर्क करने का मतलब है कि जैसे ऐसे सोचिए कि यहाँ पे अगर हम एक केस ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम जो है एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये कॉपी है हमारी। अब मान लीजिए सपोज करिए इसको ऐसे डायरी ले लेते हैं, ये डायरी है। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि हमारा जो लाइट है यहाँ पे वो इस डायरेक्शन में है, ऊपर है, इधर है, इधर है, सभी डायरेक्शन में है। और जब इसमें हम एक पतला सा होल कर देते हैं, ये पतला सा होल कर देंगे, तो होगा कि जैसे ही लाइट यहाँ जाएगी इस डायरेक्शन का यहीं पे ब्लॉक करेगा, इस डायरेक्शन में ही ब्लॉक करेगा, इस डायरेक्शन में ही ब्लॉक करेगा, यहाँ पे का डायरेक्शन में ब्लॉक करेगा। लाइट कौन सी पास करेगी, यहाँ पे हमने एक होल करके रखा है, इसका मतलब इस डायरेक्शन का जो लाइट होगा, इस डायरेक्शन का लाइट हमने होल कर रखा है, तो इस डायरेक्शन का लाइट जो होता है इससे पास करेगा, बाकी सभी लाइटें इधर 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 सभी यही रुक जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो पोलराइजर होता है यहाँ पे सिंपली वन साइडेड, वन डायरेक्शन का जो लाइट पास करेगा, इसे हम बोलते हैं पीपीएल। ये हमारा पीपीएल हो गया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। बाकी सभी देखिए यहीं पे रुक गया, बाकी सभी जो है यहीं पे रुक गया, केवल ये और ये जो डायरेक्शन का है वही हमारा पास कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। अब ये हमारा प्लेन पोलराइज्ड होगा। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, पीपीएल को, हम क्या करते हैं, पास करते हैं सोल्यूशन पे। ये हमारा सोल्यूशन होता है, ये हमारा सोल्यूशन है, पर्टिकुलर कंपाउंड का सोल्यूशन। तो सोल्यूशन है तो पहले हम लोग करते क्या, देखिए यहाँ पे हमारा जो है एक मूवेबल होता है, पोलराइजर होता है, मूवेबल ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्वर। और यहाँ पे आई से हम लोग देख रहे होते हैं, ये आई से यहाँ से देख रहे होते हैं।
होता क्या है देखो कि पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये सोल्यूशन नहीं लेते हैं, हम सिंपली वाटर ले लेते हैं। सिंपली हम वाटर ले लेते हैं जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कोई भी ऐसा सोल्यूशन ले लें जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, जिस पर लाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो हम लोग करेंगे क्या, जब हम ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो ये जो लाइट पास करेगा सिंपली आपका जैसे का तैसे वैसे ही, जैसे होगा वैसे ही डायरेक्शन में जाएगा। हम पहला केस क्या ले रहे हैं, अभी हमने सोल्यूशन नहीं ले रखा है, कंपाउंड का सोल्यूशन नहीं लिए हैं, हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड का सोल्यूशन लिए हैं। तो जब ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड का सोल्यूशन है तो जो बीपीएल है जब इससे पास करेगा तो जैसे जा रहा वैसे ही जाएगा, उस फॉर्म में जाएगा। और हम जब यहाँ पे देख रहे होंगे तो हमको इस तरह से लाइट दिख रही होगी। अब क्या होगा, अब हमने इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का सोल्यूशन रख लिया। जब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का सोल्यूशन रख लिया तो अब क्या करेगा, इस प्लेन पोलराइज को लाइट रोटेट करेगा। और जब रोटेट करेगा तो देखो क्या होगा, यहाँ पे मान लो सपोज करो ये लाइट ऐसे थी, अब ये हल्का सा टर्न कर गई, कुछ एंगल से रोटेट कर गई, कुछ एंगल से ये रोटेट कर गई, ऐसे मतलब ऐसे था और कुछ एंगल से रोटेट कर गई। अब क्या होगा, अब हम जब यहां से देखेंगे, अगर ये लाइट रोटेट कर गई, अब हम यहां से देखेंगे तो हमको ये लाइट नहीं दिखेगी, क्योंकि अब ये जब रोटेट कर गई तो अब यहाँ पे जो क्या होगा वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। जब क्रॉस नहीं कर पाएगा तो फिर हमको दिखेगा नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका होता है इस पर मार्किंग बनी होती है एंगल का, ये जो आपका ये इस तरह से रिंग रहता है, ये सर्कुलर फॉर्म में रहता है, ये सर्कुलर फॉर्म में होता है, और इस पर जो है एंगल बना होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं। अब इसको धीरे धीरे रोटेट करेंगे, अब जैसे ही ये इस डायरेक्शन में आएगा, ये हमको लाइट दिखने लगेगी। तो जब हम इसको धीरे धीरे रोटेट कर रहे होंगे तो यहाँ पे एंगल बताएगा, और ये जब ये लाइट हमको दिखने लगेगी, इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जो पोलराइजर मूवेबल ऑब्जर्वर है वो क्या करेगा, इसके डायरेक्शन में आ जाएगा। जब इसके डायरेक्शन में आ जाएगा तो यहाँ से हम एंगल रीड कर लेंगे और हमको पता चल जाएगा कि ये जो लाइट है वो हमारा क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और किस एंगल से किया। तो ये पूरी चीजें हमको पता चल जाएंगी। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। पहले क्या, तो लाइट सोर्स होता है, लाइट सोर्स जो है जब लाइट रिलीज हो रही है तो सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही होती है। तो यहाँ से लाइट जब हम जो है पोलराइजर निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो ये जो पोलराइजर होता है पर्टिकुलर वन डायरेक्शनल लाइट को पास करता है, मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास करता है, बाकी सभी चीजों को यहीं पे रोक देता है। तो इसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पहले क्या करते हैं हम लोग, इनएक्टिव सोल्यूशन वाटर से पास करते हैं तो हमको उसी डायरेक्शन का जो है लाइट मिलता है, और इस पोलराइजर को ऑब्जर्वेबल को फिक्स कर देते हैं इस डायरेक्शन में फिक्स कर देते हैं। अब क्या होता है, अब हम इसमें ऑप्टिकल एक्टिव सोल्यूशन जिसका हमको आइडेंटिफाई करना है कि वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, उसमें फिलअप कर देते हैं। फिर इस लाइट को पास करते हैं, तो जब ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इस लाइट को रोटेट करेगा। अब रोटेट करेगा तो इसमें भी वो क्लॉकवाइज करेगा या एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे दो कंडीशन होती है, ये जो सोल्यूशन होगा ऑप्टिकली एक्टिव इस लाइट को दो फॉर्म में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज या और इसे हम बोलते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट हैंड साइड, ये केस है। अब देखिए, अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है तब हम इसे बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डी फॉर्म से दिखाते हैं या इसी को हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये लेफ्ट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है या लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करता है तब हम इसे बोलते हैं एल फॉर्म, या इसी को हम लोग जो है माइनस रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों फॉर्म से रिप्रेजेंट करेगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो डी फॉर्म या प्लस फॉर्म, या एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो हमारा एल से रिप्रेजेंट करेंगे या माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि लाइट सोल्यूशन से पास करेंगे तो अब ये रोटेट करेगा, इसमें भी क्लॉकवाइज इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज। तो अब ये क्लॉकवाइज रोटेट किया कि एंटी क्लॉकवाइज, मान लीजिए यहाँ पे रोटेट कर दिया। अब हम यहाँ से देखेंगे तो हमको ये लाइट दिखेगी नहीं, क्योंकि अब इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। हमने फिक्स किया था इस डायरेक्शन में, इसको फिक्स किया था इस डायरेक्शन में, लेकिन अभी रोटेट कर गया तो अब ये पास करेगा नहीं, तो हमारे आई पे पड़ेगा नहीं, तो हमको दिखेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये जो पोलराइजर है मूवेबल, इसको हम क्या करते हैं ऐसे, या क्लॉकवाइज
एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे दिख गया तो ठीक, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, अगर दिख गया तो ठीक। जिस डायरेक्शन में दिखेगा, मान लीजिए क्लॉकवाइज हमने घुमाया, ऐसे हमको ये लाइट दिखने लगी, इसका मतलब क्या हुआ, जब हम इसको रोटेट करेंगे तो पर्टिकुलर यहाँ पे एंगल रीड करेगा, और जब एंगल रीड करेगा तो एंगल पता हो जाएगा कि कितना ये लाइट रोटेट किया, पहली केस। दूसरी केस हम जब इसको रोटेट करेंगे तो इसमें भी क्लॉकवाइज, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे इसका मतलब लाइट को इसने क्लॉकवाइज रोटेट किया। अगर इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि इसने जो है लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। तो यहां से हम देख के जो है बता सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये निकाल सकते हैं कि जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है ये थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल पार्ट है। जब तक हम ये प्रैक्टिकल करेंगे नहीं, हमको पता नहीं चलेगा कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, वो डी फॉर्म है या एल फॉर्म, ठीक है। लेकिन फिर भी ये हमारा एक प्रैक्टिकल लैब कंडीशन है, लेकिन फिर भी हम अपनी असिस्ट करने के लिए, अपनी जो सुविधाओं के लिए हम इसको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में फॉलो करते हैं, एक पर्टिकुलर रूल में फॉलो कर लेते हैं, एक उसको समझने के लिए, उसको अपने सुविधा के लिए, कि इस जो प्रैक्टिकल कंडीशन होती है, बार बार प्रैक्टिकल जब किया गया, देखा गया कि एक पर्टिकुलर ट्रेंड फॉलो कर रहा है, तो उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम अपनी सुविधाओं को रीड करने के लिए, अपनी सुविधा के लिए रीड करने के लिए एक ला बना दिए। तो उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो डी फॉर्म है कि एल फॉर्म है, और कौन से ऐसे कंपाउंड है जो शो करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये केस है। अब ये हमें आई थिंक हमें लग रहा है कि ये जो प्रैक्टिकल वर्क है ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, ये तो हमारा केस है कि कैसे हम मतलब पता करते हैं कि वो क्लॉकवाइज करेगा या एंटी क्लॉकवाइज करेगा या क्या करेगा, ठीक है। ये तो ये केस हुआ पीपीआर, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। दूसरा केस है अगर हम कंडीशन की बात करें, पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं क्या है कंडीशन। कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, कौन कौन से ऐसे कंडीशन है जिससे हम पता करेंगे कि नहीं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। पहला केस है एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए, एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए, ठीक है। एसिमेट्रिक कार्बन मींस कायरल सेंटर, जिसे हम बोलते हैं कायरल सेंटर होने का मतलब है कि पर्टिकुलर कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो, एक्स वाई जेड ए। तो यहाँ पे देखिए ये सब के सब जो है चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, तो ये हमारा जो होता है कायरल सेंटर है। कहने का सेंस है कि अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन हो और वो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है, 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है, तब हम उसे बोलते हैं कायरल सेंटर। तो पहली कंडीशन ये है कि पर्टिकुलर कार्बन कंपाउंड में इट शुड बी है कायरल सेंटर, 4 डिफरेंट जो है ग्रुप अटैच होने चाहिए कार्बन से, तब तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, लेकिन अदरवाइज नहीं करेगा। पहला कंडीशन। लेकिन पहला कंडीशन ये भी है कि एक तो ये कि कायरल सेंटर होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कायरल सेंटर होते हुए भी कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये ले रहे हैं, यहाँ पे COH है, यहाँ पे COH है, यहाँ H है, यहाँ पे COH है, H है, और यहाँ पे COH है। अब देखेंगे तो ये हमारा कायरल सेंटर है, क्योंकि ये 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है, देश और एज ए होल देश। तो 4 डिफरेंट ग्रुप हो गया, ये कायरल सेंटर हो गया। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये देखो ये और एज ए होल दिस ग्रुप, तो ये भी हमारा कायरल सेंटर है। इसका मतलब इसमें 2 हमारा कायरल सेंटर है, 2 कायरल सेंटर है। लेकिन फिर भी ये ऑप्टिकल नॉन या हम इसे कह सकते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। अब क्या हमने पहला केस बताया था कि कंपाउंड शुड हैव कायरल सेंटर, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि कायरल सेंटर होना ही चाहिए। कायरल सेंटर होने के अकॉर्डिंग भी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। इसका मतलब दिस इज नॉट नेसेसरी कायरल सेंटर, मतलब कायरल सेंटर अगर है तो भी नहीं कर सकता है। इसका मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम मिस कर रहे हैं। पहला केस कायरल सेंटर होना चाहिए, ये कंपल्सरी नहीं है। कंपल्सरी नहीं कि कायरल सेंटर होगा तो होगा ही, हो सकता है कायरल सेंटर हो लेकिन फिर भी ये ना करे, तो ऐसा केस आता है। ये हम जब, अब दूसरा केस क्या है, जब कायरल सेंटर हो लेकिन वो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स हो, मॉलिक्यूल शुड बी डिसिमेट्रिक। दूसरा केस है मॉलिक्यूल
should be desymmetric. Symmetric. Desymmetric. Desymmetric in the sense हम कह सकते हैं asymmetric. 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 ठीक है, asymmetric. तो मॉलिक्यूल शुड है डिसिमेट्रिक एसिमेट्रिक इन द सेंस कहने का मतलब है कि पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री या कोई भी सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हो, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मतलब ये कहने का सेंस है कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है कि पर्टिकुलर कोई भी कंपाउंड है ऐसा कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई प्लेन नहीं होना चाहिए जिससे वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। जैसे यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं COH हो गया, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है, तो ये कार्बन जो है 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है, 4 डिफरेंट ग्रुप से तो कैरल सेंटर हो गया, कैरल सेंटर हो गया। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा सेंटर भी नहीं है ना कोई ऐसा प्लेन है इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सके, तो ये हमारा ऑप्टिकल एक्टिव होगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं COH H, यहाँ पे COH H, यहाँ पे COH, ये एक मॉलिक्यूल्स है। अगर हम यहाँ से काट दें, यहाँ से काट देंगे तो देखो दिस एंड दिस, ये दोनों देखो एक दूसरे के मिरर इमेज है। मिरर इमेज का मतलब देखो OH पे जा रहा है, H पे आ रहा है, COH। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल को हम यहाँ से काट सकते हैं, इसका मतलब दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे हमारा एक सिमेट्री आ गया कि एक सिमेट्री आ गया जिसकी वजह से कि ये मॉलिक्यूल को हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे एक कायरल सेंटर है, यहाँ पे भी कायरल सेंटर है, लेकिन ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो नहीं करेगा। और ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं मीजो कंपाउंड। क्या बोलते हैं? मीजो कंपाउंड। ये हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे चल के मीजो कंपाउंड्स। तो पहले तो ऑप्टिकल कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब है कि कायरल सेंटर होना चाहिए, कायरल सेंटर के साथ साथ मॉलिक्यूल में एसिमेट्री भी होनी चाहिए, एसिमेट्री या डिसिमेट्री ये होना चाहिए, तब जाके हमारा मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो हम कह रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल है ये हमारा कंडीशन भी हो गई। अब हम ये कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल जो है या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये दो केस है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर मान लीजिए इससे हम लैक्टिक एसिड ले लेते हैं, यहाँ पे C है, यहाँ पे COH है और यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है और यहाँ पे हमारा CH3 है, ये केस ले लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे जब भी हम लिखते हैं तो जो हायर प्रॉपर्टी हायर मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम हमेशा ऊपर रखते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं कि ये तो हमारा एक प्लेन हो गया, एक लाइन हो गई वर्टिकल। अब हम लेफ्ट और राइट देखते हैं कि जो बल्कियर होता है, अगर बल्कियर हमारा बल्कियर ग्रुप राइट साइड है तो उसे डी बोलेंगे, डी मींस दाहिना, ठीक है। और अगर बल्कियर लेफ्ट साइड है तो उसे हम रियल फॉर्म बोलेंगे। तो देखो अगर OH और S में कंपैरिजन करो तो OH हमारा बल्कियर होगा, बड़ा होगा, इसका मतलब ये हमारा डी फॉर्म होगा, डी या प्लस, जिसे हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड ये हो जाएगा। और यही अगर हम इसको लेफ्ट साइड कर दें COH और यहाँ पे OH कर दें, यहाँ H कर दें और यहाँ पे CH3 कर दें, तो ये हमारा हो जाएगा L फॉर्म, L माइनस ना लैक्टिक एसिड, ये हो जाएगा। ठीक है, लैक्टिक एसिड ये केस है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा एक केस हो गया कि डी फॉर्म कौन हो गया, L फॉर्म क्या हो गया। बल्कियर ग्रुप को हम हमेशा देख रहे होते हैं कि आगे लेफ्ट अगर राइट साइड है तो डी फॉर्म, लेफ्ट साइड है तो L फॉर्म। ठीक है, अब अगर मान लो जैसे टार्टरिक एसिड ले लो, टार्टरिक एसिड का मतलब जैसे या तो जैसे ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज का जब भी हम जो है डी और एल कंसीडर करते हैं हमेशा हम लॉस्ट कार्बन की बात करते हैं, लॉस्ट कार्बन की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा CHO, अगर ग्लूकोज की बात करें CHO है, इसका देखेंगे तो COH H CH OH, यहाँ पे COH H COH H और C फिर क्या हो गया, कितने कार्बन हो गए 1 2 3 4 5 6 CH2OH ये हो गया।
तो यहाँ पे देखा जाए तो कायरल सेंटर कितने हो गए, ए भी हमारा कायरल सेंटर है, ए भी हमारा कायरल सेंटर है, ए भी हमारा कायरल सेंटर है, ए भी हमारा कायरल सेंटर है। तो ये जो आपका इससे जो लास्ट कायरल सेंटर होता है, जो लास्ट कायरल सेंटर है, ये हम इससे डिफाइन करते हैं कि ये डी है कि एल। इसका मतलब है कि अगर ये OH ग्रुप हमारा इस साइड है तो हमारा डी ग्लूकोज होगा, डेक्स्ट्रो डी प्लस ग्लूकोज, ये हो जाएगा, ये हमारा ग्लूकोज का फार्मूला है। इसी तरह से अगर हम टार्टरिक एसिड ले लेते हैं COOH, ठीक है, यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे CH हो गया, यहाँ OH हो गया, और यहाँ पे COH हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखो OH H पे नहीं है, H हमारा OH पे है, OH H पे, H OH पे, इसका मतलब सिमेट्री नहीं है। यहाँ पे देखो इसमें और इसमें अंतर है, COOH H, COH H और COH। यहाँ पे क्या है कि OH OH पे है, H पे है, तो यहाँ से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि OH H पे जा रहा है और H OH पे जा रहा है, तो यहाँ हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये डिसबैलेंस करेगा, OH H पे जाएगा, डिसबैलेंस करेगा, तो ये हमारा सिमेट्री नहीं है। दूसरी कंडीशन है कि जब हम इसको देखते हैं तो हम लास्ट कार्बन की बात करेंगे। लास्ट कार्बन का मतलब क्या है, हमारा ये लेफ्ट साइड है कि राइट साइड, लेफ्ट साइड है, इसका मतलब ये हमारा L माइनस हो जाएगा, क्या, टार्टरिक एसिड, ये टार्टरिक एसिड का फार्मूला है, टार्टरिक एसिड, ठीक है, और यही हमारा उस साइड हो जाएगा तो ये डी फार्म हो जाएगा, ठीक। तो ये पर्टिकुलर हम जो है इस तरह से एक, हालांकि ये जो है प्रैक्टिकल डाटा है, बिना प्रैक्टिकल के नहीं बता सकते, लेकिन आफ्टर कई बार प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग ये जो डाटा जनरेट किया गया, उस डाटे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि पर्टिकुलर अगर हम इस तरह से पर्टिकुलर किसी भी कंपाउंड को एनालाइज करें तो हम डी और एल फॉर्म बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डेक्स्ट्रो और एडी हो गया, ठीक। ये तो केस होगा हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। अब जैसे मान लीजिए कुछ कंपाउंड्स दे दें हम कि कौन सा हमारा कायरल सेंटर कितने हैं, कौन सा कंपाउंड है और उसमें कायरल सेंटर कितने हैं, और वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम ये ले लेते हैं CH3 CH CH3 और यहाँ पे Cl है, ये पहला कंपाउंड है। दूसरा कंपाउंड हम ले लेते हैं CH3 CH Cl CH2 CH3, ये ले लेते हैं। फिर तीसरा कंपाउंड ले लेते हैं हम लोग CH3 CH COOH और यहाँ पे OH ले लीजिए, ये ले लीजिए। इसके बाद अगर हम ये ले लेते हैं CH3 CH Cl CH Cl और यहाँ पे हम CH3 ले लेते हैं, ये कैसे ले लेते हैं। थर्ड केस हम ले लेते हैं CH3 CH OH CH Cl CH Br CH3, ये केस ले लेते हैं। और नेक्स्ट केस हम ले लेते हैं CH2 OH CH OH CH OH CH OH और COOH, ये केस ले लेते हैं। नेक्स्ट केस हम ले लेते हैं ये, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, और ये कंडीशन ले लेते हैं, यहाँ Cl यहाँ H। और नेक्स्ट केस ले लेते हैं S एंड Cl, ये केस ले लेते हैं। और यहाँ पे हम ले लेते हैं सिंपली, हम सभी केस ले लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग एक्सप्लेन कर रहे होंगे। ये हो गया, इसके बाद हम ये ले लेते हैं $1OCl हो गया, ठीक। और यहाँ पे हम एक केस ले लेते हैं, यहाँ Cl हो गया, यहाँ Br हो गया, ये इतने केस मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। अब इस मॉलिक्यूल्स में हमको ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने हैं, वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा कि नहीं होगा, ये दोनों चीजें हम लोगों को डिसाइड करनी है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन की, तो इस कार्बन पे क्या होगा, ये CH3 ग्रुप, ये CH3 ग्रुप, दोनों सेम हो गए। जब दोनों सेम हो गए तो ये कायरल सेंटर क्या हो जाएगा, C* यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, तो कायरल सेंटर नहीं है तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव, ठीक है। जब कायरल सेंटर है नहीं तो इनएक्टिव हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए ये ग्रुप इथाइल, ये ग्रुप मिथाइल, ये क्लोरीन, और ऑलरेडी यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब चारों का चारों ग्रुप डिफरेंट है। इसका मतलब C* कितने हुए, 1 है।
1 है तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं है। दूसरी चीज, चारों डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है, सी स्टार है, यहाँ पे हमारा सी स्टार है, ये हमारा है, इसका मतलब 1 है, ये हमारा एक्टिव हो जाएगा ऑप्टिकली। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे COH हो गया, यहाँ OH हो गया, यहाँ CH3 होगा, यहाँ H, इसका मतलब ये भी कायरल सेंटर है, इसका मतलब यहाँ पे सी स्टार कितना है, 1, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। यहाँ पे देखिए आप, ये दिस और एज ए होल दिस ग्रुप, ये दिस ग्रुप, ये हाइड्रोजन है तो ये हमारा कायरल सेंटर होगा। इसी तरह से इस कार्बन के लिए है CH3 Cl और एज ए होल दिस ग्रुप, ये भी हमारा कायरल सेंटर है। तो ये दोनों कायरल सेंटर है, इसका मतलब कायरल सेंटर हमारे कितने हो गए, 2 हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम यहाँ पे ये देखें, ये देखो यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ से काट दें तो ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों इक्वल हो गया। दोनों इक्वल का मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट है, इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। और प्लेन ऑफ सिमेट्री होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये मॉलिक्यूल हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव। या ऑफ कोर्स यहाँ पे कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ओके। अब यहाँ पे चलिए आइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे OH ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोजन एज ए होल पूरा ग्रुप होगा तो ये कायरल सेंटर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये H है, Cl है, और यहाँ पे देखिए OH ग्रुप को लेके है, यहाँ पे ब्रोमीन को लेके है, इसका मतलब ये भी कायरल सेंटर होगा, ये भी कायरल सेंटर होगा। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन, हाइड्रोजन, दिस ग्रुप और एज ए होल दिस ग्रुप। तो यहाँ पे कायरल सेंटर कितने हो गए, 3, और कायरल सेंटर 3 हो गया। यहाँ पे कोई भी सिमेट्री नहीं है, इसका मतलब ये हो जाएगा एक्टिव। क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा ऑप्टिकली। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, अगर हम इसको ऐसे लिख दें CHH, तो यहाँ पे देखिए ये ग्रुप अलग है लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन सेम है, तो ये तो हमारा कायरल सेंटर होगा नहीं। अब इसकी बात करें तो यहाँ OH हो गया, यहाँ H है, यहाँ ये ग्रुप है और यहाँ पे पूरा ग्रुप है, तो ये कायरल सेंटर होगा। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन OH, और यहाँ पे देखिए अलग ग्रुप है, यहाँ पे अलग ग्रुप है, तो ये भी हमारा कायरल सेंटर होगा और ये भी हमारा कायरल सेंटर होगा। तो यहाँ पे टोटल कितने कायरल सेंटर है, यहाँ देखो CH2 होने की वजह से कायरल नहीं है, तो यहाँ पे टोटल कितने कायरल सेंटर है, 3 हो गया। और ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्लेन नहीं है। अगर यहाँ से क्रॉस करोगे तो देखो ये ग्रुप और ये ग्रुप में COH आ रहा है, यहाँ पे COH नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। यहाँ पे करोगे तभी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहाँ पे करोगे तभी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो किसी भी पोजीशन पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर इस कार्बन की बात करते हैं तो इस कार्बन की बात करेंगे तो देखो ये दोनों हाइड्रोजन सेम है, ये दोनों हाइड्रोजन सेम हो गए, तो यहाँ पे कोई भी कार्बन जो है कायरल सेंटर नहीं है, इसका मतलब C स्टार इसके केस में क्या हो जाएगा, 0, कोई कायरल सेंटर नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो अगर हम इसकी बात करते हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ क्लोरीन हो गया, लेकिन जब हम इधर चलेंगे तो देखो यहाँ CH2 होगा, इधर चलेंगे यहाँ CH2 होगा, तो ये दोनों सेम हो गए। देखो ध्यान से, ये कार्बन है, इस कार्बन से ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। और ये जब 2 तो हो गया, लेकिन 2 की अभी बाकी है, यहाँ पे कार्बन है, ये CH2 सेम हो गया, ये CH2 सेम हो गया, और ये जो CH2 है सब, इसका मतलब इधर चलेंगे और इधर चलेंगे, दोनों ग्रुप सेम है। इसका मतलब इसका जो है ये ग्रुप और ये 2 ग्रुप सेम हो गए, 2 जो है अलग अलग है, इसका मतलब इसमें भी C स्टार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें देख लो, यहाँ पे अगर इस क्लोरीन की बात करेंगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, तो एक क्लोरीन होगा, एक हाइड्रोजन होगा, लेकिन जब इधर चलेंगे तो डबल बॉन्ड आएगा, लेकिन इधर चलेंगे तो डबल बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब ये जो दोनों ग्रुप हैं वो अलग अलग हैं, इसका मतलब ये हमारा कायरल सेंटर है, इसका मतलब कायरल सेंटर इसमें कितने हैं, 1। कायरल सेंटर 1 है तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव। और यहाँ पे क्या है, ये इनएक्टिव है, क्योंकि दोनों ग्रुप सेम हो गए तो ये इनएक्टिव हो गया, इनएक्टिव, क्योंकि कायरल सेंटर भी 0 है, यहाँ पे भी कायरल सेंटर 0 है, तो इनएक्टिव हो गया, इनएक्टिव हो गया, ठीक है। अब इसके केस में देखिए, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये तो दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो CH2 हो गया, CH2 हो गया, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे CH2, क्लोरीन,
तो इधर चलेंगे तो भी ग्रुप सेम है, इधर चलेंगे तो भी ग्रुप सेम है। इसी तरह से तो इसका मतलब ये हमारा कायरल सेंटर नहीं होगा। यहाँ पे चले आओ, इस कार्बन की बात करो, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे दोनों ग्रुप तो डिफरेंट है, लेकिन इधर चलोगे तो CH2 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 Cl, मतलब इसके लिए भी दोनों तरफ में, तो यहाँ पे C स्टार क्या हो गया, 0 हो गया। 0 हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इनएक्टिव। यहाँ पे देख लो, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो ये ग्रुप तो से अलग है, ये ग्रुप अलग है, लेकिन यहाँ पे चलोगे तो CH2 है और यहाँ पे डबल होगा तो डबल बॉन्ड आ गया, तो इसका मतलब ये और ये दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, और जब अलग अलग है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कायरल सेंटर हो जाएगा। कायरल सेंटर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव ना, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे बात कर लो इसकी, यहाँ पे बात करोगे तो देखो, अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ से चलोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ से चलोगे तो देखो 2 CH2 ग्रुप है, इधर चलोगे तो देखो 2 CH2 ग्रुप है, लेकिन इधर चलोगे तो क्या, केवल और केवल एक CH2 ग्रुप है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा कायरल सेंटर है। इसी तरह से यहाँ पे चलो, यहाँ पे चलोगे तो एक CH2 है, इधर चलोगे तो 2 CH2 है, इसका मतलब ये भी हमारा कायरल सेंटर है। तो कायरल सेंटर का मतलब इसमें कायरल सेंटर कितने हो गए, 2 कायरल सेंटर हो गया, और 2 कायरल सेंटर हो गया तो हमारा क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो इस पर्टिकुलर कंपाउंड का बताने का ये था कि आप कोई भी कंपाउंड दे दे, आप इजीली इस तरह से जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा, या वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पर्टिकुलर आइडेंटिफाई कर लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कंपाउंड कौन करेगा कौन नहीं करेगा। एक तो ये केस हो गया। दूसरा केस ये है कि हमने कहा कि जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है वो दो शो करेगा, डी करेगा या यल करेगा, है ना। तो डी करेगा यल करेगा, तो इसका मतलब है कि पर्टिकुलर कोई भी कंपाउंड है वो कितने हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो करेंगे, है ना। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे निकालेंगे। ठीक, अगर हम ये केस लेते हैं, फर्स्ट केस लेते हैं कि कंपाउंड है 1 C स्टार। अगर कंपाउंड में केवल और केवल एक जो है कायरल सेंटर हो, जब एक कायरल सेंटर हो तो ऑप्टिकल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये हमारा हो जाएगा दिस इक्वल टू व्हाट, 2n स्क्वायर। तो यहां वेयर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, C स्टार, नंबर ऑफ C स्टार। ठीक, तो इसका मतलब है कि अगर हमारा 1 की बात करें, 1 कार्बन सेंटर है तो हमारा 2 पावर 1 हो जाएगा, इसका मतलब 2। इसका मतलब है कि अगर कोई भी कंपाउंड है जिसमें एक कार्बन सेंटर कायरल सेंटर हो तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने लैक्टिक एसिड का लिया था एग्जांपल, COH है, यहाँ OH है, यहाँ पे H है और यहाँ पे CH3 है। तो ये OH हमारा राइट साइड है, तो ये इसे हम बोलते हैं D बोलेंगे या प्लस बोलेंगे, लैक्टिक एसिड ये है हमारा लैक्टिक एसिड। और यहाँ पे जब मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH मिरर के क्लोज है तो OH इधर आएगा, फिर यहाँ पे H दूर है मिरर से तो H मिरर से दूर आएगा, यहाँ पे COH हो जाएगा और यहाँ पे हमारा CH3 हो जाएगा। अब देखो OH किस साइड आ गया, लेफ्ट साइड, इसका मतलब L माइनस हो गया, है ना, लैक्टिक एसिड। ये देखो 2 बन गया, एक यहाँ एक यहाँ, तो 2 बन गया। अगर एक कायरल सेंटर है तो हमारा 2 टू पावर n रखेंगे, मतलब 2 पावर 1 इक्वल टू 2 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक, अब दूसरा केस क्या है, सेकेंड, इफ टू दूसरा केस, इफ कंपाउंड है 2 डिफरेंट, ये ध्यान में रखना है, 2 डिफरेंट C स्टार, मतलब ऐसा कोई कंपाउंड लेते हैं जिसमें 2 डिफरेंट C स्टार है, तब जो आता है आपका नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सेम कंडीशन रखेंगे, आइसोमेरिज्म इक्वल टू रखेंगे 2 टू पावर n मींस 2 टू पावर 2 दिस इक्वल टू 4 हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग COH, यहाँ पे COH है, यहाँ पे H है, फिर यहाँ पे COH है, यहाँ पे H है और यहाँ पे CH3 है। एक तो केस ये है।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे COH है, यहाँ पे CH3 है। तो अगर हम यहाँ से प्लेन बनाएंगे, यहाँ से प्लेन बनाएंगे तो OH OH पे आएगा, H H पे आएगा, लेकिन ये दोनों बैलेंस करेगा। इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो इसका मिरर इमेज बनाइए। मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ COH हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH इधर आ जाएगा, क्योंकि ये मिरर के क्लोज है तो मिरर के क्लोज बनेगा। यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे मिरर के क्लोज है OH, तो यहाँ आ गया, H दूर है तो H यहाँ बनेगा, यहाँ पे CH3 हो गया। अब देखो यहाँ पे हम कहते हैं कि लास्ट वाले कार्बन को कंसीडर करेंगे यहाँ पे, तो हमारा क्या है? राइट साइड है तो D हो गया, D+। ये हमारा लेफ्ट साइड है तो इसे हम बोलेंगे L+। एक तो एक केस हो गया। अब यहाँ पे जैसे हमने दोनों OH साइड एक साइड रखा था, अब हम क्या करते हैं? दोनों एक दूसरे के अपोजिट कर देते हैं। जब अपोजिट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा? COH यहाँ पे H हो जाएगा, CH यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ पे CH3 कर देते हैं। एक ये भी कंपाउंड पॉसिबल है, ये भी कंपाउंड पॉसिबल है। तो जब यहाँ पॉसिबल है तो देखो OH की तरफ किधर है? लेफ्ट साइड, तो ये हमारा L हो गया माइनस। अब इसका मिरर इमेज बना दो। जब मिरर इमेज बनाओगे तो क्या हो जाएगा? COH C, OH मिरर के क्लोज है, मिरर के क्लोज बन जाएगा। H दूर है, दूर बन जाएगा। फिर यहाँ पे H क्लोज है, क्लोज बन जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ पे CH3। अब देखो यहाँ OH किधर आ गया? राइट साइड, इसका मतलब D+ हो गया। अब देखो 1 2 3 4, 4 बन गया। देखो यहाँ पे क्या है? 4। तो यहाँ दूसरा जो केस है कि ये कंपाउंड शुड हैव 2 डिफरेंट कायरल सेंटर, मतलब डिफरेंट कायरल सेंटर होना चाहिए। उनका जो ओरिएंटेशन है, उनका जो कॉन्फ़िगरेशन वो सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, लेकिन अंतर क्या है? इस कायरल सेंटर से COH ग्रुप जुड़ा है और इस कायरल सेंटर से CH3, मतलब ये दोनों जो है डिफरेंट है। इनका मतलब कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं है, इससे ग्रुप जो जुड़े हैं अलग अलग है। तब हम इसे बोलते हैं, इस कंडीशन में हम 2n फार्मूला फॉलो करेंगे, ठीक। लेकिन अगर मान लो हम कंडीशन सेम ले लेते हैं, सेम हाइड्रोजन का, सॉरी सेम कंडीशन लेते हैं सेम ग्रुप का, तब क्या होगा? अब यहाँ जो डिफरेंट लिए थे हम लिख देते हैं सेम। यहाँ पे हम सेम ले लेते हैं, सेम मतलब एक कंपाउंड है 2 सेम कायरल सेंटर। अगर कायरल सेंटर तो हो लेकिन उनका जो ग्रुप जुड़े हो वो सेम हो जाए, तब के केस में क्या होगा? यहाँ पे 2 to the power 1 - 1 कर देंगे, 2 to the power n - 1। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 to the power 2 - 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, तो इसके केस में देखो क्या होता है। जैसे यहाँ पे मान लो COH है, यहाँ पे COH ले लो, यहाँ H ले लो, C यहाँ H ले लो, यहाँ OH ले लो और यहाँ पे COH ले लो। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है कि ये देखो ये कायरल सेंटर है, यहाँ पे OH है, COH है, H है और H ग्रुप दिस ग्रुप। यहाँ पे देखो ये भी हमारा कायरल सेंटर है, दोनों कायरल सेंटर है। लेकिन ग्रुप की अगर बात करो तो ग्रुप की बात करोगे तो OH COH H और ये होल ग्रुप, यहाँ पे देखो H OH COH, ये ग्रुप सब सेम है। तो यहाँ पे क्या है कि कायरल सेंटर 2 ठो है लेकिन जो ग्रुप अटैच है सब सेम है। तो उसके केस में टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 3 बनेगा। तो उसमें क्या होगा कि ये देखो ये हमारा OH ग्रुप किधर है? लेफ्ट साइड है, तो हमारा L हो गया, L माइनस ये टार्टरिक एसिड है, इसे हम बोलते हैं टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। और यहाँ पे क्या करेंगे हम? COH। अब मिरर के अकॉर्डिंग बना दो, OH मिरर के क्लोज है तो ये क्लोज बनेगा, OH दूर है तो यहाँ पे दूर बन जाएगा। फिर यहाँ पे देखो H नजदीक है, H बन जाएगा, OH दूर है तो OH दूर बन गया और यहाँ पे COH। अब इसके केस में देखो OH क्या हुआ? राइट साइड, इसका मतलब ये हो गया D+ टार्टरिक एसिड। एक तो ये केस हो गया। दूसरा केस क्या है कि ये जो OH ग्रुप दोनों अपोजिट लिखे हैं, दोनों वन साइड कर दो। जब वन साइड करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे COH OH, यहाँ पे H हो जाएगा, COH यहाँ H हो जाएगा, यहाँ पे COH। अब देखो अब ग्रुप तो सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कायरल सेंटर 2 है लेकिन वो प्रॉब्लम है कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सिमेट्री। तो ये फर्दर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा और ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं मेसो कंपाउंड, मेसो कंपाउंड। ठीक है, मेसो कंपाउंड। ये केस हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे कितने पॉसिबल है? एक तो ये हो गया डी और एक एल हो गया, दूसरा डी हो गया और एक तीसरा जो है हमारा मेसो कंपाउंड्स होगा। ये जो है टोटल 3 पॉसिबल है। तो ये कहने का सेंस है कि हम ये बता सकते हैं कि जैसे एटलीस्ट 2 तक, उसके बाद 3 जाएगा तो और उसमें कॉम्प्लिकेशन थोड़ा आता है
कि 3 के केस में हम जो है 2 की पावर n रखेंगे, कि वही केस आएगा अगर डिफरेंट है तो 2 के पावर n रख दीजिए, यल और वो हो जाएगा, ठीक है, कंडीशन बनेगा। अगर वही केस कि अगर सिमेट्री आ जाती है, सेम आ जाता है, तो एक माइनस कर देंगे, बाकी 2 की पावर n ही रखेंगे, ठीक है, ये सीक्वेंस रखेंगे। चलिए, ये तो हमारा हो गया कि कितने बनेंगे, कैसे बनेंगे, ये हो गया। इसके बाद हम जो है, जो ऑप्टिकल असेंबली में का केस होता है, उसमें हमारा एक टर्म आता है इनएंसियोमर। इनएंसियोमर्स को सिंपली हम बोलते हैं प्रतिबिंब रूप ना हिंदी में। तो इनएंसियोमर्स का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर कोई भी ऐसे आइसोमेरिज्म हो, कैसे दो कंपाउंड्स हों जो दोनों एक दूसरे को मिरर इमेज हो, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हो, लेकिन एक दूसरे के ऊपर क्या सुपर इम्पोज ना कर रहा हो। सुपर इम्पोज का मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर फिक्स ना हो रहे हो, ठीक है। तो पहली चीज है इनएंसियोमर का मतलब होता है कि दो अलग अलग कंपाउंड्स हों सेम कॉन्फ़िगरेशन के, लेकिन दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो। मिरर इमेज हो। सेकंड कंडीशन कि दोनों एक दूसरे के ऊपर फिक्स ना हो रहे हो, एक दूसरे के ऊपर रखे तो फिक्स ना हो। जैसे यहाँ पे हमारा अंगूठा है, ये पंजा ले लीजिए और ये पंजा ले लीजिए, ठीक। अगर हम ये दोनों दिख रहा है, इसका मिरर इमेज देखेंगे तो ऐसे आएगा, देखिए ध्यान से, इसका ये ऐसे है, अंगूठा यहाँ पे है ना, अंगूठा यहाँ पे है, और इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो यही बनेगा। लेकिन जब ये बनेगा तो इसको हम जब सुपर इम्पोज करेंगे तो क्या ये दोनों सुपर इम्पोज कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये इधर जा रहा है अंगूठा और ये अंगूठा इधर है, तो सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारा एसिमेट्रिक है, ये कायरल है, ठीक है। तो यही केस यहाँ पे है। जैसे इनएंसियोमर का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे ले लीजिए हम COH ले लेते हैं, यहाँ पे COH लेते हैं, यहाँ पे H ले लेते हैं और यहाँ पे CH3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मिरर बना दें, ये मिरर इमेज इसका बनाए तो देखिए क्या हो जाएगा, COH हो गया, यहाँ पे COH हो गया और यहाँ पे H है और यहाँ पे CH3 है। तो देखो ये यहाँ पहले तो ये देखना कि ये जो OH ग्रुप है राइट साइड है, राइट साइड तो हमारा D फार्म हो गया, D फार्म हो गया है ना, D फार्म या प्लस फार्म। इसी तरह से ये देखो OH ग्रुप लेफ्ट साइड है तो ये हमारा L फार्म हो गया या माइनस फार्म हो गया, ठीक ठीक, L और माइनस फार्म। और क्या है ये? लैक्टिक एसिड है ना, लैक्टिक एसिड। लेकिन अगर मान लीजिए हम यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को उठा के यहाँ पे रखें, जब इस मॉलिक्यूल को पकड़ के यहाँ पे रखेंगे तो देखो ध्यान से देखिएगा, इसको यहाँ पे लाएंगे तो OH कहाँ जाएगा? H पे जाएगा, और H कहाँ जाएगा? OH पे जाएगा। देखो जब हम ऐसे उठा के यहाँ पे रखेंगे तो OH H पे जाएगा और H हमारा OH पे जाएगा। तो क्या ये सुपर इम्पोज कर रहा है? क्या एक दूसरे के ऊपर फिक्स हो रहा है? नहीं हो रहा है। H OH पे जाएगा, OH H पे जाएगा, H OH पे जाएगा, तो सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है। तो ऐसे किसी दोनों कंपाउंड को हम बोलते हैं क्या? इनएंसियोमर। क्या बोलते हैं? इनएंसियोमर्स। इनएंसियोमर्स मींस अगर हम इनएंसियोमर की बात करें तो मॉलिक्यूल्स आर मिरर इमेजेस ऑफ each other but not superimposable ये होगा, ठीक है। मिरर इमेज तो होगा लेकिन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करेगा, एक दूसरे के ऊपर फिक्स नहीं होगा, तब हम इसे बोलते हैं इनएंसियोमर्स। जैसे फॉर एग्जांपल टारगेटिक एसिड का ले लेते हैं एग्जांपल, COH यहाँ पे है, COH हो गया, यहाँ पे H हो गया, CH हो गया, यहाँ पे OH हो गया और यहाँ पे COH हो गया। इसका मिरर इमेज बना दीजिए, मिरर इमेज बनाएंगे तो COH यहाँ पे हो गया। अब देखिए OH इधर है ना, OH मिरर के क्लोज है तो OH यहाँ आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा H, यहाँ पे H मिरर के पास है तो H यहाँ आ जाएगा, OH दूर है तो OH यहाँ आ जाएगा, COH हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा लेफ्ट साइड है तो L हो गया माइनस, ये हमारा राइट साइड है तो D हो गया प्लस। इसका मतलब क्या होगा? इसको उठा के यहाँ पे रखिए, इसको वहां पे रखिए, जब इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे तो OH कहाँ जाएगा? H पे जाएगा, H कहाँ जाएगा? OH पे जाएगा, AH कहाँ जाएगा? OH पे जाएगा, AOH कहाँ जाएगा? H पे जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये इनएंसियोमर हो जाएगा, इनएंसियोमर्स। इसका मतलब क्या है? देखो
यहाँ पे डी है, यहाँ एल है, यहाँ पे डी है, यहाँ एल है, यहाँ डी है। इसका मतलब है कि किसी भी कंपाउंड का जो डी और एल होता है, डी और एल फॉर्म में जो होता है वो हमारा इनएंसियोमर्स कहलाते हैं। किसी भी कंपाउंड का जो डी और एल फॉर्म होता है, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि ये दोनों डी और एल, ये दोनों एक दूसरे के इनएंसियोमर्स होते हैं। मिरर इमेज भी होना चाहिए और सुपर इंपोज नहीं करना चाहिए। तो ये केस बस ऐसा ही आता है कि डी और एल एक दूसरे के हों। तो किसी भी कंपाउंड का जो ऑप्टिकल एक्टिव है डी और एल फॉर्म में ले लेते हैं तो वो दोनों इनएंसियोमर्स कहलाएंगे। ठीक है, ये हमारा इनएंसियोमर्स हो गया। क्लियर है इनएंसियोमर्स? ओके। अब इसके बाद हम लेते हैं दूसरा केस आता है डायस्टेरियोमर। दूसरा केस है हमारा डायस्टेरियोमर। डायस्टेरियोमर्स में क्या है, नॉट मिरर इमेज, नॉट मिरर images and not superimposable, मतलब यहाँ पे नॉट मिरर इमेज भी नहीं होना चाहिए और सुपर इम्पोज भी नहीं करना चाहिए, दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। मतलब मिरर इमेज भी ना हो एक दूसरे का और सुपर इम्पोज भी ना कर रहा हो, तो ऐसे केस को हम बोलते हैं डायस्टेरियोमर। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं COH, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे COH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे COH है। और दूसरा कंपाउंड हम ये ले लेते हैं COH, H, यहाँ पे COH, यहाँ H और यहाँ पे COH। देखो कंपाउंड सेम है, यहाँ पे COH है, यहाँ पे COH है, यहाँ OH है, H है, यहाँ OH H है, यहाँ OH H है, यहाँ OH H है, COH है, COH है। कंपाउंड सेम है, लेकिन अंतर क्या है, डिफरेंस? अगर हम यहाँ पे मिरर रखते हैं तो क्या दोनों मिरर इमेज है क्या? देखो यहाँ पे हम इसका COH है, ठीक है, COH ठीक है, लेकिन इस कार्बन की बात करो, इस कार्बन की अगर बात करते हैं तो H देखो कहाँ है, इसको उठा के रखोगे इस पर, जब इसको उठा के यहाँ पे रखोगे तो H हमारा H पे जाएगा, OH हमारा OH पे जाएगा। तो मतलब ये पार्ट दोनों क्या है, ये दोनों पार्ट क्या हो रहे हैं, ये सुपर इम्पोज कर रहा है, सुपर इम्पोज कर रहा है। ठीक है, सुपर इम्पोज कर रहा है। ठीक, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसको देखो, ये H OH पे जाएगा और ये OH H पे जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा क्या है, नॉट सुपर इम्पोज हो रहा है, नॉट सुपर इम्पोज हो रहा है, सुपर इम्पोज। ये केस ये आया, ये ऊपर वाला तो सुपर इम्पोज कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर फिक्स हो रहा है, लेकिन नीचे वाला नहीं हो रहा। तो ऐसे हो, अगर हम पूरे मॉलिक्यूल की बात करें, हम तो पूरे मॉलिक्यूल की बात करेंगे ना, तो हम पर्टिकुलर एक पार्ट की बात करेंगे नहीं। तो हम केवल आपको समझाने के लिए बोले कि ये पार्ट हमारा सुपर इम्पोज कर रहा है, लेकिन ये पार्ट नहीं करेगा। जब ये पार्ट नहीं करेगा तो ऐसे होल मॉलिक्यूल क्या होगा, ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा, ये हमारा डिफरेंस करेगा। जब ये डिफरेंस करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं, मिरर इमेज भी नहीं है, नॉट मिरर इमेज नहीं है। देखो OH हमारा मिरर के पास है, तो OH हमारा मिरर के पास आना चाहिए, लेकिन OH हमारा मिरर से दूर है, तो ये तो पहले मिरर इमेज भी नहीं हुए। दूसरा केस है कि सुपर इम्पोज भी नहीं हो रहा पूरा मॉलिक्यूल, तो नॉट मिरर इमेज हो गया, मिरर इमेज ना, और नॉट सुपर इम्पोज, सुपर इम्पोज भी नहीं हो रहा, सुपर इम्पोज। और ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, डायस्टेरियोमर, डायस्टेरियोमर। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं डायस्टेरियोमर्स। ठीक है, तो मिरर इमेज भी ना हो और सुपर इम्पोज भी नहीं कर रहा हो एक दूसरे के ऊपर, तब हम इसे बोलते हैं डायस्टेरियोमर। तो हमारा एनेंसियोमर्स क्लियर, डायस्टेरियोमर्स क्लियर। ओके, अब इसके बाद हमारा एक कंडीशन आता है रेसिमिक मिक्सचर। चलिए हम यहीं पे एक टर्म ले लेते हैं मीजो कंपाउंड्स। मीजो कंपाउंड्स, ये सब कुछ टॉपिक्स जो हैं जो आपके पूछे जाते हैं। अगर हम मीजो कंपाउंड की बात करते हैं, मीजो कंपाउंड, अगर हम मीजो कंपाउंड की बात करते हैं तो मीजो कंपाउंड क्या करता है, इट है chiral center C*, but also have asymmetry
आल्सो हैव ए सिमेट्री, मतलब कायरल सेंटर भी होना चाहिए। कायरल सेंटर रहेगा तो कायरल सेंटर का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए होगा, लेकिन अगर सिमेट्री है कोई भी, चाहे वो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, चाहे सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, चाहे जो है अल्टरनेटिंग सिमेट्री हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मीजो कंपाउंड। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा था COH COH H, और यहाँ पे COH, यहाँ पे H, और यहाँ पे COH है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा कायरल सेंटर है, ये भी हमारा कायरल सेंटर है, लेकिन यहाँ पे हमारा एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री। तो इससे कंपाउंड को हम बोलते हैं मेसो कंपाउंड, मेसो कंपाउंड, ठीक है। तो ऐसा कोई भी हम कंपाउंड ले लें जिसमें हमारा जो है कायरल सेंटर होने के बावजूद उसमें सिमेट्री होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसे बोलते हैं मेसो कंपाउंड्स, ठीक है। तो मेसो कंपाउंड्स क्लियर हो गया, ओके। इसके बाद हमारा एक आता है रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर। अगर हम रेसिमिक मिक्सचर की बात करते हैं तो किसी भी कंपाउंड का, अगर कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं D प्लस L, ये हमारा 50-50% हो। अगर कोई भी ऐसा मिक्सचर लेते हैं जिसमें D और L हमारा 50-50% है, तो उस मिक्सचर को हम बोलते हैं क्या, रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। मतलब ऐसा कोई भी मिक्सचर हम सिंपली कह सकते हैं कि दोज मिक्सचर विच है a compound having 50% of D form and 50% of L form is called racemic mixture. That mixture which has 50% of D form and 50% of L form of a compound is called racemic mixture. अब racemic mixture का है तो ये हमारा D form 50% है और L form हमारा 50% है। D form हमारा क्या करेगा, डेक्स्ट्रो रोटेट करेगा, डेक्स्ट्रो रोटेट करेगा, और L form हमारा क्या करेगा, लीवो रोटेट करेगा, लीवो रोटेटरी होगा। तो यहाँ पे ये हमारा डेक्स्ट्रो मतलब राइट साइड, राइट रोटेट करेगा, लीवो मतलब लेफ्ट रोटेट करेगा। तो ये राइट रोटेट करा, ये लेफ्ट, तो दोनों 50-50% है, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जब दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या ये लाइट को रोटेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये दोनों लाइट को रोटेट नहीं करेंगे। इसका मतलब रेसिमिक मिक्सचर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि D हमारा 50 है, L हमारा 50 है, दोनों एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल आउट करेंगे, जीरो कर देंगे। लाइट मतलब लाइट हम जब सीधे पास करेंगे तो सीधे का सीधे निकल जाएगी, वो कहीं पे भी रोटेशन नहीं होगा ना। जैसे मान लीजिए हमारा सोल्यूशन लेते हैं, यहाँ पे 50% D पर 50% D है और 50% L है, तो ये क्या, लाइट जब पास करेंगे तो सीधे का सीधे निकल जाएगी, क्योंकि ये राइट रोटेट करेगा, ये लेफ्ट, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, लाइट जैसे की तैसे निकल जाएगी। जब लाइट निकलेगी तो हमारा क्या होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो रेसिमिक मिक्सचर हमेशा जो है हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और D और L का 50-50% होता है, ठीक है। तो ये माइंड में रखिएगा कि अगर कोई ऐसा मिक्सचर है जिसमें जो है D हमारा 50% हो, L हमारा 50% हो, दोनों एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल आउट करेंगे, ऐसे मिक्सचर को हम रेसिमिक मिक्सचर बोलेंगे और ये हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। चलिए, ये हमारा हो गया ऑप्टिकली रेसिमिक मिक्सचर की बात हो गई। इसके बाद जो है दो कंडीशन और बनती है, एक हमारा इन्वर्जन होता है, एक रिटेंशन होता है। रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन या सिंपली हम बोलते हैं कि रिटेंशन क्या होता है। तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन या रिटेंशन का मतलब ये होता है कि जब पर्टिकुलर कोई भी रिएक्शन आपस में हो रहा होता है, जब रिएक्शन हो रहा होता है तो मॉलिक्यूल के कॉन्फिगरेशन इन द सेंस जो मॉलिक्यूल के एटम्स हैं वो या ग्रुप हैं वो जैसे जुड़े हैं वैसे ही हो, मतलब उनके ओरिएंटेशन, उनके अटैचमेंट में कोई डिफरेंस ना हो, तब हम उसे बोलते हैं रिटेंशन। रिटेंशन इन द सिंपल ये कह सकते हैं कि जैसे था वैसे ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, उसके ओरिएंटेशन में कोई चेंजेस नहीं हुआ, उसका
मतलब कोई बदलाव ना हो, तब हम उसे बोलते हैं रिटेन। रिटेन जैसे रिटेंशन की तरह से रिटेन करना, रिटेन करना का मतलब उसको हम कंटिन्यू लेके चल रहे हैं, तो वही हमारा रिटेंशन कहलाएगा। तो यहाँ पे चूंकि केमिस्ट्री की बात है, तो केमिस्ट्री के रेफरेंस में हम लोग ये देखते हैं कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर रिएक्शन करता है, तो उस मॉलिक्यूल का अगर कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलता है, उसकी ओरिएंटेशन नहीं बदलती है, तब हम उसे बोलते हैं रिटेंशन। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे हमारा Cl है, और इसका जब हम NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो सिंपली हमारा NaCl निकल जाता है, OH ग्रुप हमारा यहाँ आता है, तो यहाँ पे बन जाता है CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे OH ग्रुप आ जाता है, ठीक है, और NaCl निकल जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो CH3 ग्रुप यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, सेम कंडीशन यहाँ पे CH3, तो इनका जो ओरिएंटेशन था वो इस साइड था, इस साइड था, और यहाँ पे इस साइड था, और यहाँ पे इस साइड है। तो जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस नहीं होता है, तब हम इसे बोलते हैं रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब है कि पर्टिकुलर कोई भी कंपाउंड है, आफ्टर रिएक्शन उसकी कॉन्फ़िगरेशन जैसे का तैसे हो, कोई चेंजेस ना हो, तब हम इसे बोलते हैं रिटेंशन। लेकिन अगर हम इन्वर्जन की बात करें, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, अगर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि इन्वर्ट, अब यहाँ पे देखो नाम ही है इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब इन्वर्ट कर गया, जैसे था अब वैसे ना, जैसे छाता ले लीजिए ना, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला हमारा ऐसे होता है, लेकिन जब तेज हवा चलती है तो क्या करता है, पलट जाता है ना, रिवर्स हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं इन्वर्जन। जब पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन हमारा ऐसे था ना, तेज हवा चली, वो पलट गया, रिवर्ट हो गया, तो इसे हम बोलते हैं इन्वर्जन। जब इस तरह का इन्वर्जन हो जाता है किसी भी मॉलिक्यूल में, उसका ओरिएंटेशन जस्ट पलट जाए, रिवर्स हो जाए, तब हम उसे बोलते हैं इन्वर्जन। जैसे SN2 रिएक्शन में, SN2 रिएक्शन में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे C है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, ठीक है, यहाँ पे H है, और यहाँ पे Cl है, और जब हम इसका NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो NaCl तो निकल जाता है, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो H है, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा ओरिएंटेशन इसका ऐसे है, लेकिन जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो H, और यहाँ पे Cl होता है, सॉरी OH, यहाँ पे OH हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ये प्रोडक्ट क्या बन गया, ये हो गया, देखो पहले इधर था, लेकिन आफ्टर रिएक्शन इसका रिवर्स हो गया, तो इसको हम बोलते हैं क्या, इन्वर्जन। इन्वर्जन। और SN2 के केस में हम लोग इसे क्या बोलते हैं, वार्डेन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, वार्डेन इन्वर्जन, ठीक है। तो ये हमारा एक रिटेंशन हो गया और इन्वर्जन हो गया, ठीक। तो ये टोटल जो है 12th का जो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है पूरा, ये पूरा था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, कैसे कंपाउंड्स शो करते हैं, क्या कंडीशंस होती है उसकी, कितने नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म बनेंगे, इनेंशियोमर्स क्या होता है, इनेंशियोमर्स में डी और एल फॉर्म होगा, डायस्टेरियोमर में क्या होगा, मिरर इमेज भी नहीं होगा, सुपरइम्पोज भी नहीं करेगा। तो ये सब चीजें पूरा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो आप वीडियो को देखें, चीजें समझ में आ रही हैं तो कंटिन्यू वॉच करते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किए हैं तो, अगर कब किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब हम अपलोड करेंगे, ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात हुई, इसके बाद हम लोग जो है जब पढ़ेंगे तो हमारा RS कॉन्फ़िगरेशन का होगा, ठीक है। तो उसके विषय में हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को जो वो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट करते रहिए, कमेंट कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे नहीं आ रही है, ये सब चीज़ें आप करते रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।